हाय एवरीवन, मैं वर्तिका स्वागत करती हूँ अपने चैनल पे। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो बिहार शिक्षक भर्ती के लिए बहुत कम टाइम बचा हुआ है। अगर आप बीपीएससी प्री की भी तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए भी ये वीडियो हेल्पफुल होगी। अब इसमें हम लोग क्या करेंगे, मैराथन क्लासेस होंगी ये, जिसमें हम लोग फिजिक्स के क्वेश्चंस करेंगे, टॉप 100 क्वेश्चंस करेंगे, जिसमें से फर्स्ट पार्ट में 50 क्वेश्चन होंगे। और इनमें देखिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को करने का एक तरीका होता है कि आपको केवल आंसर नहीं पढ़ना होता है, सेम टाइम पे उस कॉन्सेप्ट को क्लियर करना होता है। तो मैं अगर किसी क्वेश्चन को एक्सप्लेन करूंगी तो सेम टाइम पे मैं उसको उससे रिलेटेड जितना भी कॉन्सेप्ट है वो भी क्लियर कर दूंगी, ताकि अगर उससे रिलेटेड और क्वेश्चन आते हैं तो वो क्लियर हो जाएंगे। टाइम कम है, इसीलिए जो ये वीडियोज़ होंगी इनको मल्टीपल टाइम रिवाइज करिएगा। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन रिपीट होते हैं तो रिविजन जरूर करिएगा। और सेकेंड पार्ट, इसके फर्स्ट पार्ट 50 क्वेश्चन होंगे एंड सेकेंड पार्ट शाम तक वीडियो अपलोड हो जाएगी, उसको भी देख लीजिएगा। जीएस की जो वीडियो अपलोड हो रही है उनको भी देखिए, ठीक है। तो इसीलिए लास्ट के एक हफ्ते में फोकस कर रही हूँ कि आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को कर लें, ठीक है। सबसे पहला क्वेश्चन है कि निम्न तत्वों में से किसके न्यूट्रॉन नहीं होते हैं। तो ये एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है कि किसके न्यूट्रॉन नहीं होते। तो हाइड्रोजन के न्यूट्रॉन नहीं होते। अब कैसे नहीं होते इनको भी जान लेते हैं। हाइड्रोजन, यहाँ से पूछा जाता है कि हाइड्रोजन के आइसोटोप्स कौन से हैं। तो हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप्स होते हैं। समस्थानिक का मतलब होता है आइसोटोप्स, प्रोटियम, ड्यूटेरियम एंड ट्राइटियम। प्रोटियम, ड्यूटेरियम एंड ट्राइटियम। अब प्रोटियम को कैसे लिखा जाता है? प्रोटियम का लिखा जाता है H11, H12, H13। तो 11 वाला जो हुआ वो प्रोटियम हुआ, 12 वाला क्या हुआ? ड्यूटेरियम हुआ, 13 वाला क्या हुआ? ट्राइटियम हुआ। अब यहाँ पे अगर हम मास देखें, ये जो नीचे लिखा होता है इसको बोलते हैं एटॉमिक नंबर, और जो ऊपर लिखा होता है उसको मास बोलते हैं। यहाँ एटॉमिक नंबर 1 है, इसका मास कितना है? 2 है। यहाँ एटॉमिक नंबर 1 है, इसका मास 3 है, ठीक है। और मास का फॉर्मूला क्या होता है? तो मास इज इक्वल टू प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, ठीक है। मास इज इक्वल टू प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। तो पहले वाले में, प्रोटियम वाले में मास भी 1 है, प्रोटॉन भी 1 है, तो न्यूट्रॉन की वैल्यू क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी, ठीक है। इस तरीके से। और अगर हम बात करें कि न्यूट्रॉन इसमें ड्यूटेरियम में कितने होते हैं, तो ड्यूटेरियम में न्यूट्रॉन की संख्या 1 होती है, जबकि ट्राइटियम में कितने होते हैं? तो ट्राइटियम में न्यूट्रॉन की संख्या 2 होती है, जबकि प्रोटॉन सब में 1 रहेगा, ठीक है। और मास मैंने बता ही दिया था। एंगस्ट्रॉन क्या होता है? तो एंगस्ट्रॉन एक दूरी नापने की इकाई होती है। इसमें हम तरंग दैर्घ्य को नापते हैं, यानी कि वेवलेंथ को नापते हैं, ठीक है। वेवलेंथ को नापते हैं। अब वेवलेंथ की बात हुई है तो हम थोड़ा सा इसके बारे में जान लेंगे। वेवलेंथ को जनरली लिखते हैं मीटर में है। तो अगर एंगस्ट्रॉन का मीटर से क्या रिलेशन होता है? तो 1 एंगस्ट्रॉन इज इक्वल टू 10⁻⁻10 मीटर होता है। 1 नैनोमीटर इज इक्वल टू कितना मीटर होता है? तो 10⁻⁹ मीटर होता है। 1 पिकोमीटर इज इक्वल टू कितना मीटर होता है? तो 10⁻12 मीटर होता है, ठीक है। ये कुछ क्वेश्चन क्लियर रखिएगा। उसके अलावा यहाँ पे ऊर्जा की इकाई की बात करते हैं तो जो एनर्जी है इसकी इकाई जूल होती है, एसआई यूनिट जूल होती है। फ्रीक्वेंसी की एसआई यूनिट हर्ज होती है। वेग को बोल रहे हैं वेलोसिटी, वेलोसिटी की एसआई यूनिट मीटर पर सेकेंड होती है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? तो प्रकाश वर्ष दूरी की इकाई होती है, ठीक है। ये सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं, तो इनको समझना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जो लाइट ईयर है, लाइट ईयर दूरी की इकाई होती है। और एक लाइट ईयर में कितने मीटर होते हैं? तो एक लाइट ईयर में 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर होते हैं, ठीक है। इतना मीटर होता है। अगर पूछा जाए कि दूरी की सबसे बड़ी इकाई कौन सी होती है, तो पारसेक होती है, ठीक है। क्या होती है? पारसेक होती है। एक पारसेक में कितना प्रकाश वर्ष होता है? तो 3.26 प्रकाश वर्ष होता है, लाइट ईयर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आवृत्ति को मापा जाता है, आवृत्ति को बोलते हैं फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी को मापा जाता है हर्ज में। फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला क्या होता है? फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 1 टाइम पीरियड, ठीक है। तो इसको अगर हम दूसरी यूनिट निकालना चाहें तो क्या आ जाएगी? सेकेंड की पावर -1, ठीक है। क्योंकि 1/सेकेंड आएगी तो सेकेंड अगर ऊपर जाएगा तो पावर -1 में चली जाएगी। मीटर पर सेकेंड किसकी यूनिट होती है? तो मीटर पर सेकेंड स्पीड की, वेलोसिटी की यूनिट होती है। रेडियन में हम एंगल को मापते हैं एंड वॉट में हम पावर को मापते हैं, ठीक है। पावर की यूनिट होती है वॉट। यहाँ पे देखिए डिब्बे में कुछ पॉइंट बताया गया है कि जो मनुष्य होता है वो कितनी फ्रिक्वेंसीज को सुन सकता है? तो 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक की फ्रिक्वेंसीज को सुन सकता है। इसको ऑडिबल रेंज बोलते हैं, ठीक है। ऑडिबल मतलब सुनने लायक रेंज होती है। जबकि इंफ्रासोनिक और अल्ट्रासोनिक क्या होती है? जो 20 हर्ट्ज से कम होती है उसको इंफ्रासोनिक बोलते हैं। और अल्ट्रासोनिक क्या होती है? जो 20,000 हर्ट्ज से ज़्यादा फ्रिक्वेंसी होती है वो अल्ट्रासोनिक होती है। इनको मनुष्य नहीं सुन सकता है। मनुष्य कौन सी रेंज को सुन सकता है? तो 20 से 20,000 हर्ट्ज की रेंज को सुन सकता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि घड़ी में प्रयोग होने वाले क्वार्ट्ज क्रिस्टल होते हैं, किसके बने होते हैं? सिलिकॉन डाइऑक्साइड के बने होते हैं, SiO2 के बने होते हैं। यहाँ से एक क्वेश्चन और बताती हूँ कि कौन से प्रभाव पे काम करते हैं जो क्रिस्टल होते हैं, ये क्वार्ट्ज क्रिस्टल जो होते हैं ये आपके दाब विद्युत प्रभाव पे आधारित होते हैं। ठीक है, जो प्रेशर पाइजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पे आधारित होते हैं। हर्ट्ज में क्या मापा जाता है? तो हर्ट्ज में भी जाना हमने, फ्रिक्वेंसी को मापा जाता है। एनर्जी की यूनिट क्या होती है? एनर्जी की यूनिट जूल होती है, हीट की यूनिट भी जूल होती है, और क्वालिटी तो छोड़ ही देते हैं अभी के लिए, ये समझ चुके हैं हम। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विद्युत शक्ति की इकाई क्या होती है? तो विद्युत शक्ति का मतलब होता है पावर, पावर की इकाई क्या होती है? वाट होती है। अब वाट से एक और यूनिट, पावर की और यूनिट कौन कौन सी होती है? तो किलो वाट होती है। उसके अलावा हॉर्स पावर होती है। ठीक है, हॉर्स पावर से क्वेश्चन पूछा जाता है कि 1 हॉर्स पावर में कितने वाट होते हैं? तो 1 हॉर्स पावर में 746 वाट होते हैं। ठीक है, वोल्ट में क्या नापा जाता है? वोल्ट में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को नापा जाता है, पोटेंशियल को विभव बोलते हैं। हाँ, एम्पियर में क्या नापा जाता है? विद्युत धारा मतलब करंट को नापा जाता है। कोलाम्ब किसकी यूनिट होती है? तो कोलाम्ब होती है चार्ज की यूनिट होती है। ठीक है, इसको हिंदी में आई थिंक आवेश बोलते हैं। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दृश्य स्पेक्ट्रम के तरंग दैर्घ्य की सीमा क्या होती है? तो दृश्य स्पेक्ट्रम यानी कि जो विजिबल स्पेक्ट्रम होता है उसकी वेव लेंथ की सीमा क्या होती है? तो 3900 से लेकर के ये 7600 या 7800 भी लिखा हुआ मिलेगा तो वो भी सही होगा, एंगस्ट्रॉन होती है। ठीक है, तो 3900 से 7800 एंगस्ट्रॉन। एंगस्ट्रॉन में कितना मीटर होता है? अभी मैंने बताया 10⁻⁻10 मीटर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सोलर जो रेडिएशन होते हैं उनमें उसकी रेंज क्या होती है? तो सोलर रेडिएशन की जो रेंज होती है वो 400 से 700 नैनोमीटर होती है। नैनोमीटर में कितना मीटर होता है वो हम पहले जान चुके हैं कि 10⁻⁹ मीटर होता है। आर्द्रता किस उपकरण से मापी जाती है? तो आर्द्रता को बोलते हैं ह्यूमिडिटी। ह्यूमिडिटी हाइग्रोमीटर से मापी जाती है। ठीक है, हाइग्रोमीटर से ह्यूमिडिटी मापी जाती है, जबकि हाइड्रोमीटर से क्या नापा जाता है? तो हाइड्रो से रिलेटिव डेंसिटी, यानी कि रिलेटिव डेंसिटी को सापेक्षित, एक मिनट, हाँ क्या बोलते हैं इसको? तुलनात्मक घनत्व बोलते हैं। ठीक है, तो हाइड्रोमीटर से क्या नापा जाता है? रिलेटिव डेंसिटी नापी जाती है। पायरो से जो दूर वाली वस्तुएं हैं उनका टेम्परेचर नापा जाता है, जो दूर स्थित वस्तु का टेम्परेचर नापा जाता है। लैक्टोमीटर से दूध की शुद्धता को मापा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दाब की इकाई क्या होती है? तो दाब प्रेशर की इकाई होती है। प्रेशर का फॉर्मूला पहले जान लेते हैं, प्रेशर इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया। तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होती है, यानी कि न्यूटन पर वर्ग मीटर, मतलब मीटर स्क्वायर ही बोलेंगे उसको, और ये होती है। इसके अलावा प्रेशर की और यूनिट कौन सी होती है? पास्कल होती है। एसआई यूनिट यही दोनों होती हैं, या तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर लिखा होगा या तो पास्कल लिखा होगा। एटमॉस्फेरिक प्रेशर की यूनिट क्या होती है? बार होती है। बार, एक बार में कितने पास्कल होते हैं? तो 10⁵ पास्कल होते हैं। अगर आपने एससीईआरटी समरी की है तो आपके काफ़ी क्वेश्चन हो रहे होंगे, क्योंकि वहाँ मैंने साथ में एक्सप्लेन करते हुए इन टॉपिक्स को चला था। ठीक है, और एक और क्वेश्चन यहाँ से मैं बता देती हूँ कि दाब जो है वो दाब कैसी राशि है? सदिश या अदिश। सदिश एक्चुअली वेक्टर और स्केलर क्वांटिटी से बहुत क्वेश्चन रिपीट हुए हैं। तो ये कौन सी जो क्वांटिटी होती है, कोई भी अगर से प्रेशर है तो प्रेशर कौन सी क्वांटिटी है? वेक्टर क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी? तो ऐसे क्वेश्चन जरूर कर लीजिएगा। तो जो प्रेशर है वो कैसी क्वांटिटी होती है? अदिश राशि होती है। अदिश मतलब स्केलर क्वांटिटी होती है। स्केलर क्वांटिटी आर दोज क्वांटिटी जिनमें क्या होता है? मैग्नीट्यूड होता है, परिमाण होता है, लेकिन उसकी डायरेक्शन नहीं होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से ही पूछा गया कि दाब का मात्रक क्या होता है? तो प्रेशर का मात्रक इनमें से कोई भी नहीं है, तो ई वाला ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि प्रेशर का मात्रक न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होता है या पास्कल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सी अदिश राशि है? देखिए अगेन क्वेश्चन आ गया, अदिश मतलब स्केलर क्वांटिटी है, तो दाब स्केलर क्वांटिटी है, जबकि फोर्स वेक्टर क्वांटिटी होता है, वेलोसिटी भी वेक्टर क्वांटिटी होता है, त्वरण मतलब एक्सीलरेशन भी वेक्टर क्वांटिटी होता है। ठीक है, अब यहाँ पे बात हुई है तो फोर्स का फॉर्मूला जान लेते हैं। फोर्स इज इक्वल टू ma होता है, मास इंटू एक्सीलरेशन, इसकी एसआई यूनिट न्यूटन होती है। वेग का हमने बताया था, वेग का फॉर्मूला क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, यानी कि मीटर पर सेकेंड हो जाती है इसकी एसआई यूनिट। त्वरण का फॉर्मूला होता है v - u अपॉन टी। ठीक है, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम होता है, इसका जो यूनिट है वो मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होती है। एक और बात, अगर त्वरण निगेटिव होता है तो उसको हम रिटार्डेशन बोलते हैं, मतलब आई थिंक मंदन बोलते हैं, हिंदी का मुझे नहीं याद है, लेकिन ये अभी इंग्लिश में एक्सीलरेशन बोलते हैं, और एक्सीलरेशन जब निगेटिव चला जाता है तो उसको रिटार्डेशन बोलते हैं। आई थिंक मैं सही हूँ, मंदन ही ऐसा कुछ बोलते थे। सो यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस राशि का मात्रक नहीं होता है? तो सबसे पहले इसकी बात करते हैं, तो उसको बोलते हैं स्ट्रेस। स्ट्रेस का फॉर्मूला क्या होता है? प्रतिबल को स्ट्रेस बोलते हैं, फोर्स अपॉन एरिया। तो यहाँ से अगर हम मात्रक निकालेंगे तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर हो जाएगा। बल जिसको फोर्स बोलते हैं, इसका मात्रक न्यूटन होता है। प्रेशर का मात्रक भी न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होता है, लेकिन
स्ट्रेन का कोई भी मात्रक नहीं होता है। स्ट्रेन का फॉर्मूला क्या होता है, L/L होता है, मतलब जितनी वृद्धि हुई है अपॉन जितनी प्रारंभिक लेंथ थी। तो अगर लेंथ ऊपर नीचे चल रहा है तो दोनों की यूनिट क्या हो गई, मीटर हो गई, और मीटर कैंसिल आउट हो जाएगा। इसका मतलब यहाँ पे कोई भी यूनिट नहीं निकलेगी। तो आंसर क्या हो जाएगा, विकृति की कोई भी यूनिट नहीं होती, मतलब स्ट्रेन की कोई भी यूनिट नहीं होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सही कथन पहचानना है हमको। लाल रंग का तरंग दैर्ध्य, तो इसको हम जान लेते हैं थोड़ा सा कि जो वेवलेंथ होती है, वेवलेंथ सबसे अधिक किसकी होती है, रेड कलर की होती है। रेड कलर की वेवलेंथ सबसे अधिक होती है जबकि फ्रिक्वेंसी सबसे कम होती है। और जो बैगनी होता है इसकी वेवलेंथ कम होती है लेकिन फ्रिक्वेंसी ज़्यादा होती है। यहाँ पे ये लिखा हुआ है कि बैगनी रंग का जो तरंग दैर्ध्य है यानी कि वेवलेंथ है वो सबसे कम होती है, फ्रिक्वेंसी सबसे अधिक होती है, जबकि रेड कलर की जो वेवलेंथ होती है वो सबसे अधिक होती है, वेवलेंथ सबसे अधिक होती है। इसीलिए लाल रंग के झंडे का या फिर जो ट्रेन पटरियों के सामने लाल रंग के झंडे का यूज़ किया जाता है, क्योंकि इसकी वेवलेंथ सबसे अधिक होती है और फ्रिक्वेंसी कम होती है। तो यहाँ पे ऑप्शन के अकॉर्डिंग ये सही हो जाएगा कि लाल रंग की जो वेवलेंथ होती है वो बैगनी से ज़्यादा होती है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जब दिन में पानी पर साबुन की फिल्म दिखाई देती है, जो साबुन पे कलर दिखाई देता है वो किस वजह से होता है, दिन के टाइम में वो लाइट के इंटरफेरेंस की वजह से होता है। किस वजह से होता है, लाइट के इंटरफेरेंस के कारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि परमाणु के केंद्र का धनावेशित हिस्सा। अब देखिए यहाँ पे इन्होंने धनावेशित हिस्सा पूछा है, तो धनावेशित हिस्सा अगर वो कंपोनेंट पूछता तो प्रोटॉन हो जाता, लेकिन यहाँ पे जो उसका पार्ट पूछा है तो ये न्यूक्लियस हो जाएगा, क्योंकि जो एक एटम होता है, एटम में जो सेंटर वाला पार्ट होता है वो न्यूक्लियस होता है, और न्यूक्लियस पॉजिटिवली चार्ज होता है। क्यों, क्योंकि इसमें अंदर कौन बैठा है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन बैठा है। प्रोटॉन के पास तो पॉजिटिव चार्ज होता है जबकि न्यूट्रॉन के पास कोई भी चार्ज नहीं होता है, ठीक है, न्यूट्रल होता है वो। इलेक्ट्रॉन के पास निगेटिव चार्ज होता है जो कि राउंड घूमा करते हैं, ऑर्बिट में घूमा करते हैं, ठीक है। यहाँ से ये पॉइंट क्लियर रखेंगे। प्रोटॉन, इसकी जो न्यूक्लियस है इसकी खोज किसने की थी, इसकी खोज रदरफोर्ड ने की थी। रदरफोर्ड ने जो एक्सपेरिमेंट किया था वो कौन सी फॉइल पे किया था, गोल्ड फॉइल पे किया था। ये एक्चुअली NCERT 9th से क्वेश्चन है ये, तो ये चीज़ है। अब जानते हैं एक ठोस के सीधे गैस में परिवर्तन को कहते हैं। एक ठोस, मतलब ये चीज़ मैंने बताया भी है कि सॉलिड जब डायरेक्ट गैस में कन्वर्ट हो जाता है विदाउट चेंजिंग इनटू लिक्विड, तो उसको हम बोलते हैं सब्लिमेशन यानी कि ऊर्ध्वपातन। क्या बोलते हैं, ऊर्ध्वपातन कहते हैं। वाष्पन में क्या होता है, वाष्पन में लिक्विड गैस में चेंज हो जाता है। कंडेंसेशन में क्या होता है, जो गैस है वो लिक्विड में चेंज हो जाती है, और उबलना तो अलग कॉन्सेप्ट हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये हो जाता है। और एक और चीज़, यहाँ पे अगर ठोस गैस में सीधे परिवर्तित होता है तो उसको ऊर्ध्वपातन कहते हैं। गैस ठोस में परिवर्तित होता है तो उसको हिंदी में ऊर्ध्वपातन ही बोलेंगे, लेकिन इंग्लिश में डिपोजिशन लिखा हुआ मिलता है, ठीक है, डिपोजिशन बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वह ताप बिंदु जिस पर ठोस, द्रव और गैस तीनों एक साथ रह सकते हैं उसको त्रिक बिंदु कहते हैं, यानी कि ट्रिपल पॉइंट बोलते हैं। तो ट्रिपल पॉइंट क्या होता है, ट्रिपल पॉइंट वो पॉइंट होता है जिसपे सॉलिड, लिक्विड, गैस एक साथ रह सकते हैं, उसको ट्रिपल पॉइंट कहते हैं। अब यहाँ पे जैसे एग्जाम्पल के लिए बताया गया है कि इतने पास्कल पे, इतने एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे, इतने डिग्री यानी कि 273.16 केल्विन पे जल का त्रिक पॉइंट होता है, मतलब तीनों चीज़ें वो हो सकती हैं। अब यहाँ पे हम एक और पॉइंट जान लेते हैं। केल्विन जो होता है, केल्विन इज इक्वल टू C+273 होता है, फॉर्मूला होता है, ठीक है। अब अगर हम बात करें कि एब्सोल्यूट टेम्परेचर क्या होता है, NCERT का क्वेश्चन है, एब्सोल्यूट टेम्परेचर क्या होता है। तो एब्सोल्यूट टेम्परेचर से नीचे अभी तक कोई भी टेम्परेचर प्राप्त नहीं हुआ है। ये कितना है, तो ये है -273.16, ठीक है, 16 सेल्सियस, ठीक। कॉस्मिक किरणें क्या होती हैं, तो कॉस्मिक किरणें अंतरिक्ष में गमन करती हैं, ये आवेशित कण होते हैं, मतलब चार्ज पार्टिकल होते हैं। अब ये जो होते हैं अंतरिक्ष में प्रकाश की गति से ही गमन करते हैं, तो प्रकाश की गति कितनी होती है, तो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है। स्पीड ऑफ लाइट कितनी होती है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2G में G का मतलब क्या होता है, G का मतलब जनरेशन होता है। रडार का आविष्कार किसने किया था, रॉबर्ट वॉटसन ने किया था। रॉबर्ट वॉटसन ने इसका आविष्कार किया था। अब रडार का फुल फॉर्म पूछा जा सकता है, तो रडार का फुल फॉर्म क्या होता है, रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग, रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग। सोनार का फुल फॉर्म क्या होता है, आप कमेंट करके बताएंगे सोनार का फुल फॉर्म, क्योंकि NCERT का क्वेश्चन है। गॉड पार्टिकल है, गॉड पार्टिकल किसको बोलते हैं, तो हिग्स बोसोन को ही गॉड पार्टिकल कहा गया। जो मीडिया वगैरह ने हिग्स बोसोन को गॉड पार्टिकल कहा था। इसकी जो प्रायोगिक सत्यापन है, इसको जो सत्यापित किया गया 2013 में किया गया था, जबकि इसकी पहली जो खोज है, जो जिसकी प्रथम परिकल्पना रखी गई थी वो 1964 में रखी गई थी। इसको गॉड पार्टिकल कहा गया। और ये इसकी खोज किसने की थी, तो हिग्स बोसोन कण क्यों नाम रखा गया, क्योंकि इसकी जो खोज है वो हिग्स और बेल्जियम के
एंगलर्ड ने की थी, इसके लिए इनको 2013 में नोबेल प्राइज़ भी दिया गया था। मतलब 2013 में जब सत्यापित किया इन्होंने तो इनको नोबेल प्राइज़ मिला था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सीवी रमन को भौतिक का नोबेल प्राइज़ कब दिया गया? तो 1930 में दिया गया। सीवी रमन को रमन प्रभाव के लिए 1930 में नोबेल प्राइज़ दिया गया था। पहला नोबेल प्राइज़ किसको मिला था? तो गीतांजलि के लिए रवींद्रनाथ टैगोर को मिला था। इंडिया में जिसको भी नोबेल मिला है अभी तक उनके बारे में हम जान लेते हैं। नोबेल प्राइज़ सबसे पहले रवींद्रनाथ टैगोर को मिला था, 1913 में मिला था, ठीक है, साहित्य के क्षेत्र में गीतांजलि पुस्तक के लिए। सीवी रमन को भौतिक के क्षेत्र में, फिजिक्स के क्षेत्र में 1930 में मिला है, रमन प्रभाव के लिए। हरगोविंद खुराना को चिकित्सा में मिला है 1968 में। चंद्रशेखर को भी फिजिक्स में मिला है। इनको किस लिए मिला था? चंद्रशेखर लिमिट के लिए। अब चंद्रशेखर लिमिट की बात हुई है तो वो कितना होती है? तो 1.44 इंटू सन का मास, ठीक है, सन के मास का 1.44 टाइम्स जो होता है उसको चंद्रशेखर लिमिट कहते हैं। इनको कब मिला था? 1983 में मिला था। मदर टेरेसा को कब मिला है? 1979 में मिला है, शांति के लिए। और इसी तरह कैलाश सत्यार्थी को भी शांति के लिए मिला था 2014 में, ठीक है। अमर्त्य सेन को मिला है अर्थ इकोनॉमिक्स के क्षेत्र में 1998 में। वी रामकृष्णन को मिला है रसायन के क्षेत्र में, केमिस्ट्री के क्षेत्र में 2009 में। अभिजीत बनर्जी को 2019 में मिला था। उसके अलावा न्यायपाल भी थे, न्यायपाल उनको लिटरेचर में मिला था 2001 में। टेलीस्कोप की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी? तो टेलीस्कोप की खोज गैलीलियो ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इस सदी की शुरुआत में हवाई जहाज़ का आविष्कार किसने किया था? तो हवाई जहाज़ का आविष्कार राइट ब्रदर्स ने किया था। एक माइक्रोन कितने बराबर होता है? कितने मिलीमीटर के बराबर होता है? अब यहाँ समझते हैं। अगर हम पूछें एक माइक्रोमीटर में कितने मीटर होते हैं, तो एक माइक्रो में 10⁻⁶ मीटर होता है, ठीक है। एक माइक्रो में 10⁻�6 मीटर होता है। अब मीटर से अगर हम मिलीमीटर जाएंगे तो हम क्या करते हैं? 1000 से इंटू करते हैं। तो 10⁻�6 इंटू 1000 करेंगे तो सॉल्व करेंगे तो 10⁻³ मिलीमीटर बन जाएगा। इसके अकॉर्डिंग आंसर हो जाएगा थर्ड वाला 1/1000 मिलीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 40 डिग्री सेल्सियस का मान फ़ारेनहाइट स्केल में, मतलब सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में चेंज करना है तो उसके लिए हमको फॉर्मूला पता होना चाहिए। F इज इक्वल टू 9/9/5 C + 32। तो इन्होंने क्या पूछा है? इन्होंने पूछा है कि अगर सेल्सियस 40 डिग्री है तो यहाँ C की जगह हम 40 रख देंगे। 9/5 इंटू 40 + 32 सॉल्व करने पे आंसर आ जाएगा 104। अब यहाँ पे आपको एक पॉइंट बताती हूँ। एक क्वेश्चन है एनसीईआरटी का ही कि कितने टेम्परेचर पे F और C की वैल्यू सेम होती है। मतलब F बराबर C होता है कौन से टेम्परेचर पे? तो -40 डिग्री पे, ठीक है। -40 डिग्री पे दोनों का मान सेम होता है, ठीक है। उसके अलावा K और C का रिलेशन देख लेते हैं। K = C + 273 होता है। मतलब अगर जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वाटर का अगर 100 डिग्री सेल्सियस है तो केल्विन पे कितना आएगा? तो 100 + 273 सॉल्व करेंगे तो 373 आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, जो एब्सोल्यूट टेम्परेचर बताया था ना वो मैंने सेल्सियस में बताया था, केल्विन में पूछा जाए तो 0 केल्विन होता है एब्सोल्यूट टेम्परेचर। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्रोमेटोग्राफी तकनीक का उपयोग क्या होता है? तो क्रोमेटोग्राफी टेक्निक का यूज़ किया जाता है कि जब क्या करना होता है कि एक मिश्रण से पदार्थों को अलग करना होता है। मतलब अगर जैसे इसका यूज़ किस में किया जाता है? डाई में उनके कलर्स को अलग करने के लिए किया जाता था। तो यहाँ यही बताया गया कि डाई इज़ अ मिक्सचर ऑफ मैनी कलर्स, तो उनके कलर्स को अलग करने के लिए क्रोमेटोग्राफी का यूज़ करते थे। लोलक की कालावधि क्या होती है? मतलब जो पेंडुलम होता है उसका टाइम पीरियड क्या होता है? तो उसका टाइम पीरियड का फॉर्मूला है T = 2π√L/G। मतलब जो टाइम पीरियड है वो द्रव्यमान पे निर्भर नहीं करता है और लंबाई पे के ऊपर निर्भर करता है, समय के ऊपर नहीं करता है, टेम्परेचर के ऊपर नहीं करता है। ये आ जाएगा बी वाला आंसर सही हो जाएगा। तो यहाँ से एक पॉइंट और क्लियर कर लेते हैं कि लेंथ पे तो डिपेंड करता है, उसके अलावा ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन पे भी डिपेंड करता है, मतलब गुरुत्वाकर्षीय त्वरण पे डिपेंड करता है जी का मान। अब जी की बात हुई तो जी का वैल्यू अर्थ की पे कितनी होती है? तो 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होती है। अगर पूछा जाए चंद्रमा पे कितनी होती है तो चंद्रमा पे 1/6 हो जाती है, मतलब इसका 1/6 भाग हो जाती है, ठीक है। ये पॉइंट याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बल गुणन फल होता है। तो बल मतलब फोर्स किसका गुणनफल होता है? फोर्स इज इक्वल टू ma। फोर्स इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स इज द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड एक्सेलरेशन, यानी कि द्रव्यमान और त्वरण का गुणनफल होता है। ये पॉइंट याद रखेंगे। इसके अलावा जो न्यूटन्स का सेकेंड लॉ ऑफ मोशन है, न्यूटन्स का फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन तो इनर्शिया वाला जड़त्व का नियम हो जाता है। सेकेंड लॉ ऑफ मोशन ये कहता है कि जो फोर्स होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है चेंज इन मोमेंटम का, मतलब संवेग में परिवर्तन का जो
के समानुपाती होता है या डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है बल। ठीक है, यहाँ से अगर संवेग की बात हुई तो संवेग का फॉर्मूला जान लेते हैं। ये देखिए यहाँ लिखा हुआ है, संवेग में परिवर्तन की दर को बल कहते हैं। संवेग मतलब मोमेंटम का फॉर्मूला क्या होता है, P = mv होता है। P = mv यानी कि अगर पूछा जाए संवेग किसका प्रोडक्ट होता है तो द्रव्यमान और वेग का प्रोडक्ट होता है। एक्सीलरेशन का फॉर्मूला निकल के आया है। A का फॉर्मूला क्या होता है, A का फॉर्मूला होता है v - u/t। मतलब जो वेग में परिवर्तन की दर को हम त्वरण बोलते हैं, चेंज इन वेलोसिटी, रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सीलरेशन। त्वरण का फॉर्मूला क्या होता है, तो A = v - u/t। यहाँ से 3 फॉर्मूले याद कर सकते हो आप कि v = u + at, एक ये होता है। s = ut + ½ at² होता है, ½ at² होता है। एंड द थर्ड वन इज, थर्ड फॉर्मूला यहाँ लिख देती हूँ, v² = u² + 2as। ठीक है, ये 3 फॉर्मूले होते हैं, इनसे अगर रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल आ जाता है तो आप सॉल्व कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी राशि सदिश नहीं है, मतलब वेक्टर क्वांटिटी नहीं होती है। तो डिस्प्लेसमेंट इज ए वेक्टर क्वांटिटी और वेलोसिटी इज ए वेक्टर क्वांटिटी। बल भी वेक्टर क्वांटिटी, इनकी फोर्स भी वेक्टर क्वांटिटी होता है। आयतन वॉल्यूम वेक्टर क्वांटिटी नहीं होता है। आयतन की यूनिट क्या होती है, मीटर क्यूब होती है। ठीक है, अच्छा एक क्वेश्चन और भी बताती हूँ, जैसे कि एक जनरली धारा दे दिया जाता है, विद्युत धारा, करंट सदिश राशि नहीं है। करंट सदिश राशि नहीं है। करंट कैसी राशि है, अदिश राशि है, मतलब स्केलर क्वांटिटी होती है। ठीक है, दाब के बारे में पहले ही हम जान चुके हैं कि दाब भी अदिश राशि होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात से कौन सी भौतिक राशि प्राप्त होती है। संवेग का फॉर्मूला लिख लेते हैं। संवेग का फॉर्मूला क्या होता है, mv, यानी कि संवेग को बोलते हैं मोमेंटम। मोमेंटम और वेग मतलब वेलोसिटी का अनुपात कर दिया, रेशियो कर दिया, तो सॉल्व करने पे हमको क्या मिलेगा, द्रव्यमान मिलेगा। ठीक है, तो कौन सी भौतिक राशि प्राप्त होती है, द्रव्यमान प्राप्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1 किलोमीटर दूरी का तात्पर्य क्या होता है। अरे ये तो हमको पता ही नहीं था 1 किलोमीटर दूरी में कितने मीटर होते हैं, 1000 मीटर होते हैं। तो ये तो एकदम इजी सा क्वेश्चन था। 1 पिकोग्राम में कितने ग्राम होते हैं, तो 1 पिको वाला मैंने बताया था, 1 पिकोमीटर में कितने मीटर होते हैं, 10⁻⁻12 मीटर होते हैं। इसी तरह ग्राम चल रहा है तो ग्राम बोल देंगे। 1 पिकोग्राम में कितने ग्राम होते हैं, तो 10⁻12 ग्राम होते हैं। 1 माइक्रो में कितना होता है, तो माइक्रो में 10⁻6 हो जाएगा। नैनो में 10⁻9 हो जाता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आप एक लिफ्ट में खड़े हैं, लिफ्ट के फर्श पर आपके भार द्वारा लगाया गया बल क्या होगा। तो जब लिफ्ट नीचे जाती है तो हमको हल्का मतलब थोड़ा सा भार कम महसूस होता है, ऊपर जाती है तो भारीपन महसूस होता है। तो यहाँ पे अगर हम बात करें, इसका आंसर ये हो जाएगा किस हिसाब से, क्योंकि अगर हम त्वरण को समान जो 9.8 मीटर/सेकंड² से रखें और फ्री फॉल कराएं, फ्री फॉल का मतलब होता है कि स्वतंत्र पतन कराएं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाता है, उस समय जो टोटल भार हो जाता है वो शून्य हो जाता है। ठीक है, अगर फ्री फॉल होती है, अगर मान लो जो लिफ्ट है, लिफ्ट की रस्सी अगर टूट दी जाती है या वो अगर टूट जाती है तो उस टाइम पे जो भार हो जाता है वो शून्य हो जाता है, मतलब भारहीनता का अनुभव होता है, उसके द्वारा लगाया गया बल शून्य हो जाता है। ये चीज़ याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यदि एक पंख और रबड़ की गेंद और लकड़ी की गेंद निर्वात में मतलब वैक्यूम में एक समान ऊंचाई से अगर उसको गिराया जाता है तो कौन पहले जाएगा, तो बराबर से तीनों पहुंचेंगे, मतलब पंख भी, रबड़ भी और लकड़ी की गेंद भी। ऐसा क्यों, क्योंकि अगर देखा जाए तो ये मास पे डिपेंड ही नहीं करता है। यहाँ पे v का फाइनल वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या हो जाता है, फाइनल वेलोसिटी = √2gh हो जाता है, 2gh। अब ये कैसे आया, अगर हम इसकी भी बात करें तो इसको भी मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ। सो ये कैसे आया, इसको v² = u² + 2gh होता है ना, तो इनिशियल वेलोसिटी 0 रख दी गई है और देन स्क्वायर इधर जाएगा तो √ हो जाएगा। ठीक है, तो ये अभी देखिए 2022 का ही क्वेश्चन पूछा गया है कि तीनों एक समान एक साथ ही पहुंचेंगे जमीन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वायु में ध्वनि तरंग कैसी होती है। तो पहले हम जान लेते हैं कि वेव्स कितने टाइप की होती है, मैकेनिकल एंड नॉन मैकेनिकल। मैकेनिकल वेव वो होती हैं, यांत्रिक तरंगें वो होती हैं जिनको किसी माध्यम की आवश्यकता होती है, जैसे कि ध्वनि तरंग। तो ध्वनि तरंग को माध्यम की आवश्यकता होती है, तो ये 2 टाइप की होती हैं, लॉन्गिट्यूडनल एंड ट्रांसवर्सल। तो लॉन्गिट्यूडनल वो होते हैं जिसमें इनकी जो तरंग होती है ये इनके जो पार्टिकल होते हैं उनके समांतर गति करती है। ट्रांसवर्सल वो होती है जिसमें परपेंडिकुलर गति करती है। तो यहाँ पे समांतर गति होती है, इसी वजह से अनुदैर्ध्य तरंग होती है। ध्वनि तरंगे कैसी तरंग होती है, अनुदैर्ध्य तरंग होती है। ठीक है, और इसको इंग्लिश में बोलेंगे लॉन्गिट्यूडनल वेव होती है। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक और चीज़, ध्वनि तरंग की बात हुई, थोड़ा सा जान लेते हैं इनके बारे में कि इनकी स्पीड सबसे ज़्यादा किसमें तेज होती है। तो ठोस में सबसे तेज होती है इनकी गति, और उसके बाद लिक्विड में, एंड देन सबसे कम गैस में। ठीक है,
और गैस में भी, वायु में कितनी होती है, तो वायु में कौन सी स्पीड होती, कितनी स्पीड होती है ध्वनि तरंगों की, 332 मीटर पर सेकेंड होती है, ये अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी मैंने बताया। रेत और नैप्थेलिन के मिश्रण को कैसे अलग किया जा सकता है, तो रेत और नैप्थेलिन के मिश्रण को ऑब्वियसली ऊर्ध्वपातन के द्वारा, मतलब सब्लिमेशन के द्वारा अलग कर सकते हैं, क्योंकि नैप्थेलिन कैसा है, सब्लिमेट है। सब्लिमेट मतलब ये ठोस होता है, इसको गर्म करने पे क्या हो जाएगा, तुरंत ये गैस में चेंज हो जाएगा। तो इससे क्या हो जाएगा, ये तो नैप्थेलिन अलग हो गया, बचेगा क्या, रेत रेत अलग हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्युत शक्ति की इकाई क्या होती है, मतलब पावर की इकाई क्या होती है, तो पावर की इकाई वाट होती है, विभव की इकाई वोल्ट होती है, एम्पियर करंट की इकाई होती है, कूलाम चार्ज की इकाई होती है। क्वेश्चन रिपीट हुआ है। एंड पावर का फॉर्मूला क्या होता है, तो पावर का फॉर्मूला होता है वर्क डन अपॉन टाइम। ठीक है, वर्क डन अपॉन टाइम, अगर हम उसके केस में बात करें ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग, तो P = VI एक फॉर्मूला होता है। नेक्स्ट कौन सा सही सुमेलित नहीं है, तो वोल्ट मीटर से हम क्या नापते हैं, विभवांतर नापते हैं, मतलब वोल्ट मीटर से हम पोटेंशियल नापते हैं, और एमी मीटर से हम करंट को नापते हैं, पोटेंशियोमीटर से हम ईएमएफ को नापते हैं, यानी कि विद्युत वाहक बल को नापते हैं। गैल्वेनोमीटर से हम प्रतिरोध को नहीं नापते। गैल्वेनोमीटर से हम क्या करते हैं, हम पता लगाते हैं कि इसमें करंट है या नहीं है, या करंट की बहुत कम मात्रा को मापा जा सकता है, तो इससे गैल्वेनोमीटर से भी करंट की का पता लगाया जाता है, या करंट की बहुत कम मात्रा को मापा जाता है। तो ये गलत था गैल्वेनोमीटर वाला। और इसके अलावा एक दो पॉइंट एनसीईआरटी के बता देती हूँ। वोल्ट मीटर जो होता है, वोल्ट मीटर कैसे कनेक्ट होता है, तो पैरेलली कनेक्ट होता है, मतलब समांतर कनेक्ट होता है। ठीक है, समांतर रूप से करता है। जबकि अगर एमी मीटर पूछा जाए, एमी मीटर कैसे कनेक्ट होता है सर्किट में, तो एमी मीटर सीरीज में कनेक्ट होता है। जैसे कनेक्शन जो होते हैं वो दो तरीके के होते हैं, सीरीज और पैरेलल। जैसे हमारे घर में जो कनेक्शन होता है वो पूरा कनेक्शन पैरेलल में होता है, और जबकि फ्यूज जो कनेक्ट होता है घर में, स्टार्टिंग में मेंस में जो फ्यूज लगा होता है वो सीरीज में लगा होता है। टरबाइन और डायनमो से कैसा परिवर्तन होता है, तो टरबाइन और डायनमो में क्या होता है कि मैकेनिकल एनर्जी विद्युत एनर्जी में चेंज होती है। तो कौन सी ऊर्जा किस ऊर्जा में चेंज होती है, तो मैकेनिकल ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में चेंज होती है, मतलब मैकेनिकल एनर्जी इलेक्ट्रिक एनर्जी में चेंज होती है। जबकि मोटर में क्या होता है, मोटर में उल्टा होता है, मोटर में हम इलेक्ट्रिसिटी देते हैं, देन हमको मैकेनिकल वर्क मिलता है। तो मैकेनिकल जो मोटर होता है, मोटर में इलेक्ट्रिक एनर्जी मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट होती है। ये क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक है, 100 वॉट का बिजली का बल्ब यदि 10 घंटे जलता है तो बिजली का खर्च कितना आएगा। इकाई यूनिट की बात हुई है तो हम यूनिट ही जान लेते हैं, ऑप्शन को देख करके करना होता है। ऑप्शन में देखिए यूनिट लिखा हुआ है। अब यूनिट होता क्या है, तो यूनिट जो हम लोग अपने घर में बोलते हैं उसका एक्चुअल में मतलब होता है किलोवाट आवर। क्या मतलब होता है, किलोवाट आवर। तो यहाँ से क्वेश्चन एनसीईआरटी का मैं पहले बता देती हूँ। 1 किलोवाट आवर में कितने जूल होते हैं, क्योंकि है तो ये एनर्जी ही, तो 1 किलोवाट आवर में 3.6 × 10⁶ जूल होते हैं। ठीक है, अब ये जो किलोवाट आवर है इसी को हम यूनिट बोलते हैं। अब यूनिट बोलते हैं तो यहाँ से अगर हम एनर्जी का फॉर्मूला निकालेंगे, E = P × T होता है। तो अगर P कितना दे रखा था, 100 दे रखा था, और T दे रखा था 10 घंटे, तो यहाँ पे अगर हम सॉल्व करेंगे तो 1000 वाट घंटे मिला ना, हमको किलोवाट घंटे करना। तो किलोवाट करने के लिए हम क्या करेंगे, 1000 से डिवाइड कर देंगे, तो 1000 से कटेगा तो आंसर क्या आ जाएगा, 1 किलोवाट घंटे। या फिर आप एक नॉर्मल एक फॉर्मूला बता देती हूँ, उससे याद कर सकते हैं कि E = P × T अपॉन 1000। लेकिन कंडीशन ये है कि P यहाँ पे वाट में होना चाहिए, तब आप 1000 से डिवाइड करेंगे। अगर वो पहले से किलोवाट में है तब 1000 से डिवाइड नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दो समांतर प्रतिरोध वाले सर्किट का, समांतर प्रतिरोध मतलब वही जो मैंने अभी कनेक्शन बताया था ना, समांतर और पार्श्व, शायद सीरीज को हिंदी में पार्श्व बोलते हैं। तो यहाँ पे समांतर प्रतिरोध जो होता है उसका कुल प्रतिरोध दे रखा है इतना, और एक प्रतिरोधक, एक जो रजिस्टर है उसका मान इतना दे रखा है, तो दूसरे का मान बताओ। तो इन्होंने थोड़ा सा लंबा मेथड यूज़ किया है, लेकिन मैं एकदम बेसिक से बता देती हूँ। एक्चुअली स्पेलर के लिए फॉर्मूला होता है 1/R = 1/R1 + 1/R2, क्योंकि 2 रजिस्टर यूज़ हुए हैं, 3 होते तो 3 हो जाता। और सीरीज़ के लिए फॉर्मूला क्या होता है वो भी जान लेते हैं। सीरीज़ के लिए फॉर्मूला होता है R = R1 + R2 + R3, मतलब सीरीज़ में डायरेक्ट रजिस्टर को जोड़ दिया जाता है, रजिस्टर के मान को जोड़ दिया जाता है, जबकि पैरेलल में अपॉन करके जोड़ा जाता है। तो यहाँ पे टोटल हमको गिवन था, तो टोटल की वैल्यू कितनी गिवन थी, 1.403। ठीक है, 1/1.403 बराबर में 1/R1 गिवन है। R1 की वैल्यू कितनी है, = 1/2 है, प्लस 1/R2 हमको नहीं पता है, तो 1/R2 को R2 रख देंगे। यहाँ पे ये 1/2 जो प्लस का है इधर जाएगा, माइनस हो जाएगा, और सॉल्व करेंगे तब आपका आंसर आ जाएगा। एक समान शुष्क सेल में विद्युत अपघटय होता है। तो एक समान जो ड्राई सेल होता है उसमें विद्युत अपघटय जो इलेक्ट्रोप्लेटिंग होती है वो किसकी होती है, वो
अमोनियम क्लोराइड की होती है। ठीक है, किसकी होती है? अमोनियम क्लोराइड या जिंक क्लोराइड की होती है, जबकि मैग्नीशियम डाइऑक्साइड को कैथोड के रूप में प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो ये पॉइंट याद रखिएगा, अमोनियम क्लोराइड या जिंक क्लोराइड का यूज होता है विद्युत अपघटय के रूप में। डायनमो क्या करता है? तो डायनमो के बारे में भी हमने बताया कि इलेक्ट्रिसिटी, ये मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्युत मोटर का क्या काम होता है? तो विद्युत मोटर का काम होता है कि विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलना। तो सी आंसर हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्युत धारा निम्न में से किस उपकरण से नापी जाती है? तो विद्युत धारा को हम किससे नापते हैं? करंट को हम किससे नापते हैं? एमीटर से नापते हैं। ठीक है, एमीटर से नापते हैं। अच्छा, करंट की यूनिट क्या होती है? साई यूनिट एम्पियर होती है। ये शायद मैंने नहीं बताया था, करंट की यूनिट एम्पियर होती है। वोल्ट मीटर से किसको नापते हैं? विभव को नापते हैं, यानी कि पोटेंशियल को नापते हैं, उसकी साई यूनिट वोल्ट होती है। और पोटेंशियोमीटर से ईएमएफ को नापते हैं, विद्युत वाहक बल को नापते हैं। विद्युत धारा किस उपकरण से मापी जाती? तो वही तो अभी बताया ही मैंने, एमीटर से नापी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रकाश में 7 रंग होते हैं, रंगों को अलग करने का क्या तरीका होता है? तो 7 रंग जो होते हैं इनको अलग करने का तरीका, प्रिज्म से हम जब लाइट को पास करते हैं, व्हाइट लाइट को पास करते हैं तो 7 कलर्स में वो टूट जाती है। इसी को हम बोलते हैं क्या बोलते हैं? डिस्पर्जन बोलते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे 2 कॉन्सेप्ट होते हैं, एक होता है विक्षेपण, विक्षेपण जिसको डिस्पर्जन बोलते हैं। डिस्पर्जन इस पूरे फेनोमेना को बोलते हैं कि जब एक व्हेन अ वाइट को बोलते हैं, जब एक वाइट लाइट पूरे 7 रंगों में टूट जाती है तो उस पूरे प्रोसेस को स्पेक्ट्रम डिस्पर्जन बोलते हैं। और ये जो 7 रंग मिलते हैं ना, व्हाइट लाइट को टूटने पे 7 रंग जो मिलते हैं, इसको स्पेक्ट्रम बोला जाता है। स्पेक्ट्रम की डेफिनेशन होती है द बैंड ऑफ 7 कलर इज कॉल्ड स्पेक्ट्रम। अब स्पेक्ट्रम जो होता है, स्पेक्ट्रम कौन से रंग मिलते हैं? तो यहाँ पे स्पेक्ट्रम का फॉर्म याद कर सकते हो विबग्योर से, विबग्योर जो कि आपको रेनबो में देखने को मिलता है। अच्छा, एक और रेनबो की बात हो गई तो वो भी बता देती हूँ कि रेनबो में कौन से फेनोमेना होता है? तो रेनबो में टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है, यानी कि पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है। उसके अलावा रिफ्रैक्शन भी होता है, यानी कि अपवर्तन भी होता है। उसके अलावा विक्षेपण भी होता है। ठीक है, विक्षेपण भी होता है, यानी कि डिस्पर्जन भी होता है। तो ये 3 फेनोमेना होते हैं। ये एक नेचुरल स्पेक्ट्रम होता है, जो कि रेनबो जो है एक नेचुरल स्पेक्ट्रम है, जो कि किसके द्वारा, इसमें प्रिज्म का काम कौन करता है? प्रिज्म का काम जो वाटर ड्रॉपलेट्स होती हैं, रेन ड्रॉप्स होती हैं, वो करती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अगर एन की लेंस की शक्ति, जो पावर ऑफ लेंस है, वो 2 डायोप्टियर है। तो यहाँ से कई क्वेश्चन क्लियर होते हैं। एनसीईआरटी का ही टॉपिक है कि लेंस, देखिए मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन 9th और 10th की बुक से पूछे जा रहे हैं यहाँ पे कि जो लेंस की शक्ति होती है, पावर ऑफ लेंस होती है, इसकी यूनिट क्या होती है? डायोप्टियर होती है। ठीक है, अब यहाँ पे हम फॉर्मूला बता देते हैं, P = 1/f होता है। ठीक है, P = 1/f होता है। F का मतलब फोकल लेंथ होता है, फोकल लेंथ मीटर में होनी चाहिए। यहाँ सारे ऑप्शन आपको सेंटीमीटर में दिख रहे हैं। तो अगर हम यहाँ से सॉल्व करेंगे तो P की वैल्यू 2 है, 1/f, F की वैल्यू यहाँ से सॉल्व करने पे क्या आ जाएगी? 0.5 आ जाएगी, क्योंकि F ऊपर जाएगा तो 2 नीचे आएगा, और सॉल्व करेंगे 0.5 मीटर में आ गई। अब मीटर को सेंटीमीटर करने के लिए 100 से इंटू करेंगे, 100 से इंटू करने पे आंसर आ जाएगा 50 सेंटीमीटर। और एक पॉइंट क्लियर करती हूँ, ये जो डायोप्टियर दे रखा है, डायोप्टियर किसकी यूनिट होती है? लेंस की पावर की यूनिट होती है। अगर प्लस में है, इसका मतलब कौन सा लेंस यूज हुआ है? उत्तल लेंस, यानी कि कॉन्वेक्स लेंस यूज हुआ है। अगर माइनस में है तो कौन सा लेंस यूज हुआ है? कॉनकेव लेंस यूज हुआ है। ठीक है,